वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे थीम्स ऑफ वोल्पोने। वोल्पोने जो प्ले है जिसकी समरी हमने कल डिस्कस की थी, उसके थीम्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि किस किस थीम के ऊपर बेस्ड है वोल्पोने। सबसे पहला है ग्रीड। सबको पता है कि इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब लालची हैं। द थीम ऑफ ग्रीड प्रीवेट्स द एंटायर प्ले। इट इज एम्बॉडीज बाई वोल्पोने, मोस्का एंड ऑल द थ्री क्लाइंट्स। जो थीम है वोल्पोने का वो ग्रीड के ऊपर बेस्ड है। इसमें वोल्पोना, मॉस्का और जो उसके तीनों क्लाइंट्स हैं इनकी सभी की सभी लालची हैं। इन हिज ओपनिंग सोलिलोकी वोल्पोने डिस्प्ले हाउ अटरली कंज्यूम्ड बाय ग्रीड ही इज। प्ले के शुरुआत में एक वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, बड़ा भाषण दे रहा है वोल्पोने। तो वो उसमें कि गोल्ड 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 चिल्लाता है जिसमें पागलों की तरह, वो उससे पता चलता है कि वो कितना लालची है। इन ए सेंस ग्रीड डिफाइंस द मेजर कन्फ्लिक्ट ऑफ वोल्पोने। बल्कि लालच ही वोल्पोने की लाइफ में सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा करती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो लालच के कारण ही उसकी लाइफ में आती है। उसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है लास्ट में। वोल्पोने स्कैम इज बोर्न ऑफ हिज ओन ग्रीड एंड फेड बाय द ग्रीड ऑफ हिज क्लाइंट्स। वोल्पोने के ने ही इस ग्रीड को जन्म दिया है और इसी ग्रीड के कारण जो ये एक स्टोरी बनी है तो उसको वोल्पोने ने जन्म दिया है और उसके जो क्लाइंट्स हैं उन सब ने उसको पोषित किया है। मतलब वो भी अपने अपने लालच के कारण उसको आगे और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आफ्टर मॉस्का compares Celia's beauty of that to that of gold. वोल्पोनेस ग्रीड इंस्पायर्स अनकंक्यूरेबल डिज़ायर फॉर हर। बल्कि जब मॉस्का सीलिया की ब्यूटी को गोल्ड से कंपेयर करता है तो वोल्पोने के मन में उसको पाने की इच्छा जो है वो और बहुत मतलब पैशनेटली बढ़ जाती है। क्योंकि उसको सिर्फ बिकॉज ग्रीड इज़ द ऑल दैट ही नोज। क्योंकि उसको सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो है लालच की। अब जब उसने सीलिया को गोल्ड से कंपेयर कर दिया तो उसके मन में गोल्ड, बस गोल्ड का नाम सुनते ही तो जैसे पागल ही हो जाता है और वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। क्योंकि वो लालची था, गोल्ड ही गोल्ड उसको दिखाई देता था। वोल्पोने इवन रिसोर्ट टू इट एज ए टैक्टिक फॉर सीड्यूसिंग सीलिया। बल्कि वो सीलिया को सीड्यूस करने के लिए भी, सीलिया को मनाने के लिए भी इसी गोल्ड का यूज़ करता है कि मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास इतना गोल्ड है, तुम्हारे पति के पास कुछ नहीं है, ये वो। अल्टीमेटली इट इज़ ग्रीड विच कॉजेज वोल्पोने एंड मॉस्काज डाउनफॉल। बल्कि लालच के कारण ही वोल्पोने और मॉस्का का पतन होता है। बिकॉज दे कैन नॉट एग्री टू शेयर द फॉर्चून इन 512 वोल्पोने अनमास्क हिमसेल्फ एंड ब्रिंग्स मॉस्का डाउन विद हिम। बल्कि वो इतने लालची हैं कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को, पूरे के पूरे फॉर्चून को 5-12 के हिस्सों में भी नहीं बांटना चाहते थे। एक नौकर था, एक मालिक था। वो अगर 50-50 तो छोड़ो, 5-12 भी कर लेते उस चीज़ को तो वो बच जाते, लेकिन नहीं, हर एक को सारा चाहिए था। तो वोल्पोने लास्ट में अपने आप को रिवील कर देता है, अनमास्क कर देता है और मॉस्का को भी फंसा देता है। लालच के कारण सभी जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे कैरेक्टर्स लालची, सभी के साथ लास्ट में सबको कोई ना कोई सज़ा मिली है, बहुत बुरी सज़ा मिली है। उसके बाद एनिमलाइजेशन। एनिमलाइजेशन क्या होता है? एनिमलाइजेशन एक ऐसी स्टोरी जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स होते हैं। एनिमलाइजेशन दैट इज जॉनसन्स रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर एज देयर नेमसेक एनिमल्स ट्रांसफॉर्म्स वोल्पोने इनटू ए काइंड ऑफ फेबल। वोल्पोने ये जो प्ले है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नाम एनिमल्स के नाम पे रखे गए हैं। एनिमल्स के नाम पे मतलब इटालियन लैंग्वेज में, जैसे इटली की स्टोरी है तो इटालियन लैंग्वेज, जैसे वोल्पोने है, वोल्पोने का मतलब है फॉक्स। इंग्लिश में फॉक्स है, हिंदी में लोमड़ी। वोल्पोने इटली में जिसको वोल्पोने बोलते हैं, फॉक्स को। इसी तरह जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं इनके नाम भी एनिमल्स के नाम पे रखे गए हैं इटालियन लैंग्वेज में। तो इन कैरेक्टर्स के आधार पे ये जो पूरा का पूरा प्ले है एक एनिमल फेबल बन जाती है। फिर एनिमल फेबल क्या होती है? एक जानवरों की स्टोरी। जैसे किसी जंगल की बात हम कर रहे हो, एक लोमड़ी थी, एक शेर था, इस तरह। तो ये एक फेबल बन जाती है। आर्ग्यूएबली द करेक्टर्स आर नॉट एज वन डायमेंशनल एज देयर नेम्स माइट सजेस्ट, बट देयर नेम्स आर फिटिंग, मेमोरेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्क्रिप्टिव। उनके जो करेक्टर्स के नाम हैं इस तरह रखे गए हैं कि उनके नाम से ही पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। जैसे फॉक्स है, बड़ा चालाक है वोल्पोने, लोमड़ी चालाक होती है। इसी तरह सभी कैरेक्टर्स के जो नाम है वो इसी तरह से रखे गए हैं कि उनके नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है रीडर को कि ये किस टाइप का व्यक्ति होगा। If the names of Johnson's character can be considered predictors of their actions, then the majority of the play's action comes as no surprise to the audience. क्योंकि हर एक करेक्टर का नाम जो किसी न किसी एनिमल के नाम पे रखा गया है और एनिमल से हम सभी वाकिफ़ हैं कि कौन सा एनिमल किस तरह का होता है। जैसे फॉक्स होती है वो चालाक होती है, लायन ताकतवर होता है। तो इसी तरह इनके और जो करेक्टर्स के नाम थे एनिमल्स के ऊपर उनको भी हम जानते हैं। तो ऑडियंस के लिए ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी कि ये व्यक्ति ऐसा निकला, क्योंकि हमें उनके नाम से पहले से ही पता है कि ये ऐसा करने वाला है, उनके नाम के आधार पर।
कंबाइंड विद आर्ग्यूमेंट द एनिमलाइजेशन थीम रिवील्स द मोटिवेशंस ऑफ एवरी कैरेक्टर्स। तो एनिमलाइजेशन का जो थीम है हर एक करेक्टर के मोटिवेशन को रिवील कर देता है, पहले से ही रिवील कर देता है, उसके नाम से पता चल जाता है कि ये ऐसा करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। एज अ रिजल्ट द ऑडियंस कैन फोकस मोर रेडिली ऑन द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द प्ले इंस्टेड ऑफ हाउ एंड व्हाट। तो हाउ व्हाट इस तरह के कोई क्वेश्चन ऑडियंस के मन में आते ही नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाली है, कैसे हो गया। तो ये चीज़ें ऑडियंस के मन में आने ही नहीं वाली है, क्योंकि उनके नाम से पहले ही सब कुछ पता होता है कि ये व्यक्ति इस नाम का है, तो ये चीज़ आगे करने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है? दूसरे का खून चूसने वाले। ठीक है, पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो दूसरे का खून जैसे लीच होती है, ये चिचड़ वगैरह होते हैं, समझ रहे हो ना, एनिमल्स के ऊपर चिपके रहते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं आराम से बैठे बैठे। पशुओं के ऊपर भी होते हैं ये, और जैसे जोंक होती है आराम से बैठ के स्किन पे खून चूसती रहती है, उनको बोलते हैं पैरासाइट। आल्दो जूं होती है, जैसे जूं सिर में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आराम से सिर में रहते हैं और खून चूसते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। आल्दो मोस्का इज़ द फॉरमोस्ट पैरासाइट इन द प्ले। मोस्का जो है यहाँ पे सबसे प्रमुख जो पैरासाइट है। कोर्विनो, कोर्बेशियो एंड वोल्टोर माइट वेल बी कंसिडर्ड पैरासाइट एज वेल। कोर्विनो, कोर्बेशियो और वोल्टोर को भी हम पैरासाइट बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने अपने लालच में लगे हुए हैं। सर्टेनली वोल्पोनेज एंटायर स्कैम डिपेंड ऑन मोस्काज कीन एबिलिटी टू लीच हिज क्लाइंट्स। वोल्पोने जो प्ले है उसका जो पूरा का पूरा स्कैम है वो मोस्का के चालाकी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो माहिर है दूसरों का खून चूसने में, दूसरों का बेवकूफ़ बना के उसका फ़ायदा उठाने में। बट इफ़ नॉट फॉर द क्लाइंट्स डिज़ायर नो लीच वोल्पोने डिज़ायर टू लीच वोल्पोने द स्कैम वुड फॉल फ्लैट। लेकिन अगर जो वो क्लाइंट्स होते हैं वो भी उस मतलब लालच में उसको फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं वोल्पोने का, तो अगर वो लालची ना होते, क्लाइंट्स लालची ना होते, तो ये थीम इतना मतलब फ्लैट ही हो जाता, बिल्कुल इतना पॉपुलर नहीं होता। अब वो भी वो मोस्का तो पैरासाइट है ही, लेकिन जो 3 क्लाइंट्स हैं वो भी उसी कैटेगरी के हैं, जिससे ये थीम जो है चित्र आगे बढ़ता है। वोल्पोने, मोस्का एंड ऑल द क्लाइंट्स आर इन फैक्ट टिंग पैरासाइट्स। बल्कि मोस्का और जो सारे क्लाइंट्स हैं वो एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं। ठीक है, कंपटीशन है उनके बीच में कि कौन जीतेगा इसमें खून चूसने। सब अपने अपने तरीके से उसको एक दूसरे का फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। पैरासाइटिज्म इज़ एन एक्सप्लिसिट थीम ऑफ द प्ले एज इट इमर्जेस फ्रॉम मोस्का सोलिलोकी। जो एक मोस्का जो वो भी अपने आप में एक स्व भाषण देता है, अपने आप से बातें कर रहा है, मैं उसको ऐसे बेवकूफ़ बनाऊंगा, उसको ये करूँगा वो करूँगा, लास्ट में सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो इससे जो है पैरासाइटिज्म जो थीम है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। हेयर मोस्का एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन दैट पैरासाइटिज्म इज़ एन यूनिवर्सल गाइडिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे मोस्का क्या एक्सप्रेस करता है कि पैरासाइटिज्म जो है एक यूनिवर्सल गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। दैट इज़ एवरीवन इज़ ए पैरासाइट। वो कहता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे एक पैरासाइट है, बट सम आर बेटर एट इट देन अदर्स। लेकिन कुछ इसमें ज़्यादा माहिर है, कुछ कम है। इन द केस ऑफ वोल्पोने दिस प्रिंसिपल रिंग्स ट्रू। वोल्पोने के केस में यह प्रिंसिपल, ये वोल्पोने जो प्ले है उसके केस में ये जो प्रिंसिपल है बिल्कुल सही फिट बैठता है। फ्यू कैरेक्टर्स इन द प्ले एक्ट ऑनेस्टली, ऑल सीम विलिंग इंस्टेड टू यूज एनी मीन्स टू सिक्योर वोल्पोनेज फॉर्च्यून। सभी के सभी कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे ऑनेस्टली जो है बिहेव कर रहे हैं, और बाकी के जो है वो उसके सभी के सभी वोल्पोने के जो फॉर्च्यून है उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। दे आर ऑल पैरासाइट्स फ्लाइज एंड कैरी ऑन बर्ड्स कम्पीटिंग अवर वोल्पोनेज डाइंग कारकास। अब सभी के सभी क्या है, मतलब पैरासाइट्स हैं, फ्लाइज, ये कैरी ऑन बर्ड्स, जिनके बीच में कंपटीशन है कि वोल्पोने की डाइंग कारकास, जो सभी वोल्पोने की डेथ का इंतज़ार करें और फिर उसको खा जाने का, उसको हड़पने का इंतज़ार करें, कंपटीशन है उनके सबके बीच में। ओनली मोस्का हाउएवर द क्लेवरेस्ट पैरासाइट ऑफ ऑल। बल्कि मोस्का जो है वो सबसे ज़्यादा चतुर है इन सब में से। इज़ फुली अवेयर ऑफ हिज पैरासाइटिक स्टेटस। उसको पता भी है कि मैं पैरासाइट हूँ, मैं सबको का खून चूसने वाला हूँ। दस आर्ग्यूएबली ही इज़ द बेस्ट एबल टू मैनिपुलेट अदर्स। और वो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करता है सभी को। बाकी और जो कैरेक्टर्स है थोड़े बहुत अपने आप में ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट कैसे है? क्योंकि वो मोस्का की बातों में आके उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अपनी खुद की चाल चले बिना। लेकिन सबसे चालाक इनमें कौन है? मोस्का है।
मेटा थिएट्रिकलिटी का मतलब होता है थिएटर में जो चीज़ परफॉर्म हो रही है वो कुछ हद से ज़्यादा हो जाना। द थीम ऑफ मेटा थिएट्रिकलिटी इज़ रिवीलिंग, वो ये जो थीम है ये खुलासा कर देने वाला है। आल्दो देयर आर ओनली अ फ्यू सीन्स विच क्वालिफाई एज प्ले विद इन अ प्ले, इसमें कुछ ही ऐसे सीन हैं जो प्ले के अंदर प्ले है, इनकी स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है। जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ एलिजाबेथन थिएटर एमर्जेस फ्रॉम ईच, हर एक सीन से जॉनसन का जो आलोचनापूर्ण व्यवहार है वो प्रदर्शित होता है एलिजाबेथन थिएटर के लिए, यानी कि हर एक सीन के द्वारा जॉनसन जो है एलिजाबेथन युग के जो थिएटर्स की आलोचना करता है। In order to produce a few chuckles from Volpone, Mosca displaces an unparalleled philosopher and mathematician. Mosca से कुछ मतलब वाहवाही प्राप्त करने के लिए, वोल्पोने से कुछ वाहवाही प्राप्त करने के लिए मोस्का जो है वो कुछ फिलोसफर्स और मैथमेटिशियंस को बदनाम करता है। वैसे ऐसे एग्जाम्पल देता है जिनसे ये इन फिलोसफर्स और मैथमेटिशियन का कि गलत तरीके से यूज़ करता है उनका, तो वो उनको बदनाम करने की एक कोशिश है। From Johnson's perspective, and as expressed in the epistle and prologue, this kind of low-brow humor is a travesty. जॉनसन्स के पर्सपेक्टिव से जॉनसन खुद इस के अंदर जो हास्य का प्रयोग किया गया है वह उपहास का पात्र है, मतलब एक भद्दा जो मजाक है यहाँ पे यूज़ किया गया है। वोल्पोने who appears to enjoy theatre is without a doubt in desperate need of moral education. वोल्पोने जो है वो थिएटर का आनंद लेता है, थिएटर का आनंद मतलब नाटक का आनंद। वो खुद कई तरह के नाटक करता रहता है, कभी वो बीमार होने का नाटक करता है, कभी वो मर जाने का नाटक करता है, कभी फिर वो छुप छुप के देखता है, एक ऑफिसर बन के आता है, तो उसमें मोरल एजुकेशन की कमी है। जॉनसन argues that the Volpone's love of theatre provides the perfect opportunity to inform him in the best reason of living. और जॉनसन इस बात पे बहस करता है, मतलब जॉनसन ये बात मानता है कि ये जो थिएटर्स, ये जो नाटक वो कर रहा है, इससे उसको वोल्पोने को एक सही लाइफ जीने की सीख मिल सकती है। As shown by the low quality of Nano's recitation, Johnson believed that the Jacobean theatre is lacking in this function. और जॉनसन ये कहता है कि इस नाटक में, इस प्ले में जैकोबियन थिएटर की कमी है। जो जैकोबियन थिएटर जो था उसमें एक अच्छी बातें थी कई जिनकी कमी इसमें है। वोल्पोन इज इंटेंडिंग टू डिमोन्स्ट्रेट रिफाइंड सीरियस क्लासिकली इन्फ्लूडेड कॉमेडी दैट माइट इंस्ट्रक्ट रेदर देन सिंपली अम्यूज। जॉनसन जो है एक ऐसा नाटक पेश करना चाहता था जिससे लोगों का मनोरंजन हो। Of course, ironically, that does not make his play within the play any less amusing. फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी इसने दर्शकों का कुछ कम मनोरंजन नहीं किया, यानी कि फिर भी ठीक ठाक था। फिर आगे है ये वेंजियंस का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला लेना। बदला लेने की तो यहाँ पे मतलब बहुत कम ही ऐसी सिचुएशंस आई हैं, बहुत कम, लेकिन फिर भी ये थीम कहीं ना कहीं है इसमें। क्या है, दो इट इज़ स्पेरिंगली प्रेजेंट इन द मेन प्लॉट, द थीम ऑफ ये वेंजियंस इज मच मोर प्रोमिनेंट इन द सब प्लॉट ऑफ वोल्पोने। इस वोल्पोने के सब प्लॉट में, यानी कि कहानी के अंदर एक कहानी जो होती है उसमें ये प्रतिशोध का जो थीम है थोड़ा सा दिखाई देता है। द स्टोरी ऑफ सर पॉलिटिक एंड ये पेरिग्रीन उसका जो दोस्त होता है, बिसाइड बीइंग ए वार्निंग टू द इंग्लिश स्टेट, पॉइंट आउट द इंडिक्रोसनेस ऑफ ट्रेडिशनल ये वेंजियंस, यानी कि इस पूरे प्ले में एक सर पॉलिटिक और पेरिग्रीन जो उसके दोस्त है उन्हीं की एक स्टोरी है जहाँ पे प्रतिशोध का थोड़ा सा वो दिखाई देता है। कैसे, जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं बिजनेस की और उसकी वाइफ आ जाती है सर मिसिज पॉलिटिक, तो मिसिज़ बी वहाँ पे आ जाती है, उनको देख लेती है, वो उसको एक औरत समझ रही है पेरिग्रीन को, तो लेकिन वो उसी टाइम मॉस्का वहाँ पे आ जाता है और बताता है कि ये वो औरत नहीं है, वो तो कोर्ट में है। तो पेरिग्रीन यहाँ पे थोड़ा नाराज़ हो जाता है कि ये हो ना हो ये मिस्टर सर पॉलिटिक की ही चाल है, किसने मेरे बारे में अपनी पत्नी से ऐसा-ऐसा कहा, तो वो बदला लेने की कोशिश करता है। वो उसको बोलता है कि पुलिस तुम्हें ढूँढ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रतिशोध दिखाई देता है कि इसने मेरी बेइज़्ज़ती की, मैं भी इसकी की करूँगा। Who only thinks he has been wronged, drives her politic to leave Venice merely for the satisfaction of saying now we are even. अब वही बात, जब वो तो उसकी वो सोचता है कि सर पॉलिटिक ने मेरी इंसल्ट करने के लिए अपनी पत्नी से ये कहा होगा कि ये ऐसा है, तो फिर वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से ये शहर छोड़ के चले जाओ क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। और जब वो मतलब घबरा जाता है पॉलिटिक इस बात से,
तो वो कहता है कि नाउ वी आर इवन, हिसाब बराबर हो गया। तो यहाँ पे प्रतिशोध की भावना जो है दिखा देती है। इफ़ नथिंग एल्स दिस पैरेबल टीचेस अस दैट वेंजियंस इज ए चिल्डिश परसूट। और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि बदला लेना, प्रतिशोध की भावना जो है एक बचकानी हरकत है। उसके बाद है डिसेप्शन। नेक्स्ट है डिसेप्शन। डिसेप्शन यहाँ पे धोखा देना, मतलब लाइक ए ग्रेट डिसेप्शन परवेट्स द एंटायर प्ले। पूरे पूरे प्ले में धोखेबाजी तो फैली हुई है। अपने लालच को सिद्ध करने के लिए सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। एज अ थीम डिसेप्शन हैज़ एन इफेक्ट ऑफ मार्किंग कैरेक्टर्स फॉर पनिशमेंट। और इस धोखे के कारण ही कैरेक्टर्स को लास्ट में पनिशमेंट मिलती है। इन द मेन प्लॉट ऑफ वोल्पोने जॉनसन सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस इज सच दैट एनी कैरेक्टर हु डिसीव्स अनदर इज अल्टीमेटली पनिश्ड। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जॉनसन ने ये दिखाया है कि जो हर एक करेक्टर जो धोखा देता है उसको लास्ट में सज़ा दिलाई जाती है, सज़ा मिलती है। बोनारियो एंड सीलिया हु नेवर एंगेज्ड इन डिसेप्शन बट हु आर ऑनेस्ट टू द लास्ट। सिर्फ दो कैरेक्टर्स बोनारियो और सीलिया ऐसे हैं जो लास्ट तक ऑनेस्ट बने रहते हैं, उन्होंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट, वो बच जाते हैं पनिशमेंट से। मीन वाइल मोस्का वोल्पोने एंड द रेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ऑल गेट देयर कम्यूपेंस। सभी को, मोस्का वोल्पोने और जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको लास्ट में पनिशमेंट मिलती है। नॉलेज एंड इग्नोरेंस यानी कि ज्ञान और अज्ञान। एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्लेज एक्शन नो कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज नो एज मच एज ऑडियंस। यानी कि स्टेज पे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में ऑडियंस को तो पहले पता, लेकिन जो करेक्टर्स हैं अंदर जो प्ले कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता एक दूसरे के बारे में कि क्या होने वाला है। दे आर ऑल दिस इग्नोरेंट, द सम आर मोर इग्नोरेंट देन अदर्स। यहाँ पे सारे के सारे ही मतलब अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब कि उनको स्टेज पे आगे क्या होने वाला है उनको नहीं पता, कुछ को बिल्कुल नहीं पता और कुछ को थोड़ा बहुत पता है। जॉनसन्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इंश्योर्स दैट ओनली द ऑडियंस इज फुली अवेयर ऑफ ईच कैरेक्टर सिचुएशन। सिर्फ ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको सिचुएशन का पता होता है। नॉट इवन मोस्का द मास्टर पपीटियर नोज दैट कॉर्विनो एंड सीलिया विल कम टू द डोर अर्लियर एंड देन एक्सपेक्टेड एंड दैट एज ए रिजल्ट बोनारियो विल लीप आउट एंड डिस्कवर वोल्पोनेज स्कैम। अब जो मेन वो होता है, मास्टरमाइंड होता है जो इसका, वो मोस्का, उसको भी नहीं पता होता है कि सीलिया और कॉर्विनो जो है वो उससे पहले आ जाएंगे, बोनारियो के पिता से कोरबैशियो से पहले आ जाएंगे। और फिर अचानक से जो बोनारियो पीछे छुपा है वो बाहर कूद पड़ेगा उसको बचाने के लिए और वोल्पोने के जो है पूरे खेल को, पूरे नाटक को उजागर कर देगा। उसको, मोस्का को ये सब नहीं पता होता। ऑडियंस को जबकि पता होता है कि वो वहाँ पे छुपा हुआ है और उससे पहले, उसके पिता से पहले वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता होता असलियत में होने क्या वाला है। जॉनसन प्लेज विद द नोइंग पोजीशन ऑफ द ऑडियंस। यहाँ पे जॉनसन ऑडियंस की जो ज्ञान की शक्ति यानी कि जो उसको ऑडियंस को पहले से पता है कि क्या होने वाला है उसके साथ खेलता है। दिस नॉलेज इग्नोरेंस डायलेक्टिक डेवलप्स द कन्फ्लिक्ट ऑफ बोथ मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट। यहाँ पे इसी नॉलेज यानी ज्ञान के कारण ही मेन प्लॉट और सब प्लॉट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सर पॉलिटिक हु एपिटोमाइजेज इग्नोरेंस एंड पैराग्रीन हु एपिटोमाइजेज नॉलेज। यहाँ पे जो कौन है, ये सर पॉलिटिक जो है वो अज्ञान का और पैराग्रीन जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। क्लैश इन प्रेडिक्टेबल वेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द माउंटेबैंक फॉर एग्जाम्पल पैराग्रीन हैज़ हिज रिजर्वेशन बट सर पॉलिटिक डिक्लेयर्स दैट दे आर द ओनली नोइंग मैन ऑफ यूरोप। और वो जो माउंटेबैंक वाले सीन में से पता चलता है कि जो पॉलिटिक जो है वो कहता है कि हम यूरोप के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। एंड हाउएवर आयरनिकली पैराग्रीन इज सपोजिडली बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय सर पॉलिटिक इन वेज ऑफ जेंटलमैन ट्रैवलर। बल्कि रियल में क्या है, पैराग्रीन जो है वो सर इसके पॉलिटिक के पीछे पीछे चलता है। सर पॉलिटिक उसको गाइड करता रहता है कि एज ए ट्रैवलर वो उसके साथ ही वहाँ पे आया है। सर पॉलिटिक एंड पैराग्रीन्स इंटरेक्शन माइट बेस्ट बी समराइज्ड बाय द मैक्सिम विच सेज वाइज मैन लर्न मोर फ्रॉम फूल्स देन फूल्स फ्रॉम द वाइज। इसके पूरी इनकी जो स्टोरी है उनसे ये पता चलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों से बहुत ज़्यादा सीख लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमानों से कम सीखता है।